हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। वो सारी एडजस्टमेंट्स जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स एक ही बार में कवर करेंगे, एक ही बार में समझेंगे। अगर आप एक ही बार में समझना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और आप अगर ऑनलाइन सेशंस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? वो स्टॉक जो हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में बच गया। हमने पूरे साल क्या किया? हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक, और हमने कुछ स्टॉक परचेज किया। और वो स्टॉक जो हमारे पास पूरा इकट्ठा हुआ, उसे हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा भी, जो कि हमने सेल की। अब सेल करने के बाद भी हमारे पास स्टॉक बच गया। तो वो जो स्टॉक बच गया, वो आपके लिए एसेट है या नहीं है, जिसे आप अगले साल यूज करोगे? तो स्टॉक आपका ये एसेट है जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, आप इसको कहाँ शो करोगे? आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सारे खर्चे डालते हैं जो हमारी सेल से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो हमारे बिजनेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट कनेक्ट है, वो सारे खर्चे डालते हैं। तो हम एक तरह से जो पूरे साल में अपनी सेल करते हैं, उसमें जो स्टॉक हमने बेचा, उसको बनाने या खरीदने में हमें क्या कॉस्ट आई, हमें वो चाहिए होती है। आप एक्स्ट्रा स्टॉक तो नहीं लोगे ना अपनी किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए। आप उतनी ही कॉस्ट लोगे जो आपको उससे बनाने में लगे। तो जो स्टॉक बच गया वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो हम उसको माइनस करना चाहते हैं। तो माइनस करने के लिए हम इसको कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप इसको शो करोगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ बैलेंस शीट में एज अ एसेट शो करोगे। ये तो आपको पता ही है। जो एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के बाद दी गई है एज अ स्टेटमेंट की फॉर्म में, वो चीजें हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको रिकॉर्ड करना है एक तरह से बुक में। जो ट्रायल बैलेंस में दी गई है ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स दिए गए हैं, वो बुक में आपके रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंसेस है। लेकिन जो बाहर स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स है जिसे आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलती है। तो वो सारी रिकॉर्डिंग आपको करनी है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों हिस्से डालने हैं। एक एंट्री तभी पूरी होगी जब आप इन दोनों हिस्सों को डालोगे। अगर एक हिस्सा डाला, डेबिट या क्रेडिट एक हिस्सा डाला, तो आपकी बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स करनी है आपको, उनको डबल इम्पैक्ट देते हुए करनी है। तो इसको आप कैसे शो करोगे? देखो, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है क्लोजिंग स्टॉक हमारा 16,000 का है। तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करेंगे 16,000 रुपए बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,000। इसी तरह से बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आप दिखाओ एसेट्स में स्टॉक 16,000। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट है, आपको ये दो ट्रांजेक्शन इस तरह से शो करनी है। नेक्स्ट है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो खर्चे जिसके लिए आपने पेमेंट नहीं की, जिसकी सर्विसेज तो ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की, जैसे कि सैलरी। मार्च के मंथ की सैलरी आपने अभी पे नहीं की, उन एम्प्लॉयज ने आपको सर्विसेज तो दे दी लेकिन आपने अभी उनकी सैलरी नहीं दी, आप उन्हें अप्रैल में दोगे। सर्विसेज आपने मार्च में ली, तो आपका ये खर्चा इसी साल में कवर होगा जिस साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हो। तो खर्चे हम जितने भी हमारे जिस साल से रिलेटेड होते हैं, उसी साल में डालते हैं, चाहे हमने वो पे किए हो या ना किए हो। तो अगर पे नहीं किए तो वो हमारी लाइबिलिटी भी है। खर्चा है इस साल का, और वो आपने पे नहीं किया तो वो लाइबिलिटी है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब उसको आप कैसे शो करोगे? इस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। अगर कोई खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है तो ट्रेडिंग अकाउंट में उन खर्चों को ऐड करोगे। जैसे वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वहां पर उसको ऐड करोगे। अगर आपकी सैलरी है, सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो सैलरी को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे और उसी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करोगे। इसी तरह से लाइबिलिटी है तो हम बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? एंट्री क्या होगी पहले ये समझ लो। आपका ये खर्चा है जो आपने नहीं डाला,
तो एक्सपेंस अकाउंट जो भी खर्चा है, सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन जो भी है आपका, उस खर्चे के नाम से अकाउंट को डेबिट करो, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करो। तो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे में ऐड करोगे और ये आपकी लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो होगी। देखो कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि वेजेस 2000, सैलरी 1200 आपकी आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह से रेंट आपका 500 रुपए 2 महीने का पेंडिंग है, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि आपने सर्विसेज तो ले ली लेकिन आपने पेमेंट नहीं की। तो ये खर्चा हम कैसे शो करेंगे? वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो वेजेस में आप इसको ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, आउटर कॉलम में अब टोटल खर्चा वेजेस का आपका 12000 आएगा। इसी तरह से सैलरीज आपका आया हुआ है, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में 2400 है। इस साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी जो खर्चा है, जो आपने पेमेंट नहीं की 1200, तो टोटल अब आपकी सैलरी हो गई 3600। इसी तरह से रेंट एंड टैक्सेस ट्रायल बैलेंस में 1800 है, और जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का पेंडिंग है, नहीं पे किया, तो 1000 रुपए का ये खर्चा भी आपका ऐड हो जाएगा। टोटल रेंट का खर्चा 2800 डालोगे। बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी साइड पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, तीनों खर्चे डालोगे। जो आउटस्टैंडिंग है वही पार्ट डलेगा, टोटल खर्चा मत डालने लगना वरना गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चा जो आपने एक तरह से एडवांस पेमेंट कर दी है, उसकी सर्विसेज आपको नहीं मिली, आपने उसकी एडवांस पेमेंट की है। तो एडवांस पेमेंट के लिए ये आपके लिए क्या हो गई? एडवांस पेमेंट किए तो वो आपकी एसेट हो गई, आपने सर्विसेज नहीं ली, वो सर्विसेज आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाली है, अगले साल मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये खर्चा इस साल का नहीं है। जब सर्विसेज ही आपको अगले साल मिलेगी, तो खर्चा भी इसका मतलब अगले साल से रिलेटेड है। तो ये खर्चा हमारा इस साल का नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो एडवांस खर्चा हमने पे कर दिया है आने वाले टाइम के लिए, उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से या ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस करेंगे, उस खर्चे में से जो टोटल खर्चा हमने डाला हुआ है, और उसका जो प्रीपेड पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। अब ये एसेट है आपकी, तो इसको आप बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करोगे। एंट्री बनेगी आपकी प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट है तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, और वो खर्चा आपका रिड्यूस करना है, माइनस करना है, कम करना है। तो खर्चा आपका डेबिट होता है, हमें माइनस करना है, तो हम एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे वो खर्चा जिसका आपको एडवांस आपने पे किया है। तो वो वाला खर्चा करोगे, सारे खर्चे मत करने लगना। तो अब इसको शो कैसे करोगे? देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा यहाँ पास में है। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री के लिए दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए है। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए, मतलब कि 200 रुपए का आपने इंश्योरेंस एडवांस पे किया है। आपको इतना तो पता ही है कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हम पे करते हैं, पूरे साल का पे करते हैं एक ही बार में। तो उसका पीरियड आपका मिड ऑफ द ईयर से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लेते हैं हमारा पीरियड शुरू होता है 1 जुलाई से और खत्म होगा कब? 30 जून को, अगले साल के 30 जून। तो इस साल हमने उसको कितने पीरियड के लिए यूज किया? 1 जुलाई से 31 मार्च, मतलब कि 9 महीने का खर्चा इस साल डालोगे और 3 महीने का खर्चा अगले साल डालोगे। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस में देखा कि 800 रुपए का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है, तो प्रीमियम आपने 800 रुपए पूरे साल का पे किया है, इसमें से एडवांस पेमेंट 3 महीने की जो एडवांस पेमेंट बनती है, ये 3 महीने में एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ नहीं लिखा। आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होगा पीरियड, आपको पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट भी करना होगा। 12 महीने का होता है तो 12 महीने से डिवाइड करोगे, इस साल में कितना कवर होता है, अगले साल में कितना कवर होगा, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो हमारा प्रीपेड आ रहा है 200 रुपए, 200 रुपए माइनस करो, नेट अमाउंट जो बचती है 600 रुपए, वो खर्चा इस साल का है, इस साल का आप यहाँ पर डालोगे। ये 200 रुपए, ये 200 रुपए अब आपकी एसेट भी है, तो एसेट को अब आप दिखा दो बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए। क्लियर? अच्छे से क्लियर होती जा रही है सारी एडजस्टमेंट्स। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक वो खर्चा जो हम अपनी एसेट को यूज करने के लिए डालते हैं। हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो भी हमने एसेट को यूज किया,
पूरे साल प्रोडक्शन में या अपनी और ऑफिस इक्विपमेंट्स बिल्डिंग को यूज किया, बिजनेस को चलाने में हम जो भी एसेट को यूज कर रहे हैं पूरे साल, तो हम उसको भी मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी यूज करने से घट गई, जितनी घटी वो हमारे लिए खर्चा है, हमने इसको इतना काम करने के लिए यूज किया, तो ये खर्चा हमारा इसी की वैल्यू में ऐड होना चाहिए, इसी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन वो खर्चा है जो हम उस एसेट की वैल्यू घटने का डालते हैं। तो आपको एक परसेंटेज दी जाएगी कि आपकी इस एसेट का इतना परसेंटेज डेप्रिसिएशन हो गया, इतना इसका वियर एंड टियर हो गया। तो वो आपको क्या करना है, ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डालोगे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। इसके बाद आपको डालना है प्लान सॉरी इसको आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप उस एसेट में से इसको माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि ये एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। तो जैसे कि आपने फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो आप प्लांट एंड मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन करके दिखाओगे। एंट्री बनेगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू उस एसेट का नाम जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाए। कैसे, देखो, डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ दिया गया है कि बिल्डिंग पर 5% लगाओ, मशीनरी पर 10%। तो बिल्डिंग की वैल्यू देखो, ट्रायल बैलेंस में आपके पास है 50,000, 50,000 का 5% बनेगा 2500 रुपए का डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखाओगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2500, और मशीनरी पर 10%, तो मशीनरी आपकी 20,000 है, 10% डेप्रिसिएशन इसका हो जाएगा 2,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो एसेट पर आपको डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कहा गया है, आप सभी पर डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे और टोटल आउटर कॉलम में लिखोगे। अब यहाँ बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, आपने बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाया तो बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखो 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 2500 करके नेट अमाउंट आउटर कॉलम में 47,500, मशीनरी 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000 आउटर कॉलम में 18,000। तो प्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। अब ये एक्रूड इनकम क्या है, ये वो इनकम जिसके लिए आपने सर्विसेज दे दी लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिली। एक तरह से जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चा है जिसके लिए आपने सर्विसेज ले ली लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, उसी तरह से आपने सर्विसेज दे दी लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिली, तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई। अर्नड इनकम कहते हैं इसको, हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, अर्नड इनकम। तो अर्नड इनकम, एक्रूड इनकम, इसकी एंट्री क्या होगी, जो आपने सर्विसेज दे दी, इसी साल आपने सर्विसेज दी है, तो ये इनकम भी आपकी इसी साल की होगी। और इस इनकम को चाहे आपने रिसीव नहीं किया, लेकिन हम इसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। अगर ऑलरेडी वो इनकम है तो आप उसी में ऐड कर दोगे, नहीं है तो आप टोटल एक्रूड इनकम शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। अब जो इनकम आपको मिलनी है और आपको नहीं मिली, तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी पे करनी है, इसी तरह से ये आपकी एसेट हो गई ना जो आपको मिलनी है। तो बैलेंस शीट में आप इसको एसेट्स में शो करोगे डेबिट साइड पर। एक्रूड इनकम की एंट्री हो जाएगी, एक्रूड इनकम एसेट है, डेबिट करोगे। इनकम आपकी इनकम जिसे आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे, क्रेडिट होती है तो इनकम में ही आप एडिशन करते हो तो इनकम आपकी क्रेडिट होगी। शो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर दिया गया है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹600। इसका क्या मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है लेकिन हमें मिला नहीं, तो ये वो अर्नड इनकम है जो आपको मिलनी थी, इसी साल का इंटरेस्ट है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, ऑलरेडी आपका ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट आ रहा है 1400 रुपए का, तो 1400 रुपए इनर कॉलम में लिखो। जो भी ट्रांजेक्शन की आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, एक बात ध्यान रखना, उनको आप इनर कॉलम में लिख करके नेट अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखोगे। तो अगर इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है तो उसको इनर कॉलम में लिखो, ऐड करो जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है 600 रुपए और आउटर कॉलम में 2,000। इस साल का इतना इंटरेस्ट और बाकी है जो आपको मिलना था। अब ये इंटरेस्ट आपकी एसेट भी है, 2,000 नहीं दिखाओगे, जितना नहीं मिला वही तो आपकी एसेट है जिसे आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। इसी तरह से एक्रूड कमीशन भी आपका, शायद यहाँ पर देखो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 500, इसी तरह से कमीशन ऑलरेडी आपका ट्रायल बैलेंस में है 2700, एक्रूड कमीशन ऐड कर दोगे 500 रुपए तो 3200। अब ये दोनों एसेट आप यहाँ पर जिस जिस इनकम पर आपको
पेमेंट नहीं रिसीव की हुई, वो एक्रूड इनकम आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में शो करो एसेट्स में। क्लियर? एक्रूड इनकम भी क्लियर हो गई, जिसे हम अर्न इनकम कहते हैं। इसी तरह से आपकी है अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो आपको एडवांस पेमेंट मिल गई, जिसके लिए आपने सर्विसेज नहीं दी लेकिन पेमेंट पहले मिल गई। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, जहां आप एडवांस पेमेंट कर देते हो सर्विसेज लेने के लिए, यहाँ आपको एडवांस पेमेंट मिली है सर्विसेज देने के लिए। तो आपने अभी सर्विसेज दी नहीं और आपको पेमेंट मिल गई, तो इसका मतलब ये सर्विसेज आप अगले साल दोगे। तो इस साल का तो काम नहीं है ना आपका ये, तो इस साल का काम नहीं है, तो इनकम भी इस साल की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे। कहां से? जो इनकम आपने शो की हुई है वो वाली इनकम में से उसको माइनस करोगे। जैसे कि कमीशन आपने शो किया हुआ है और उसमें आपको अनअर्न्ड कमीशन, पहले से ही किसी और चीज का कमीशन मिला हुआ है, तो आप उसको माइनस करोगे। इसी तरह से जब आपको किसी से एडवांस पेमेंट मिल जाती है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है। आपको उसको सर्विसेज देनी है, आपको उसको पैसा वापस करना है, वो लायबिलिटी है, जिसे आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करोगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इनकम अकाउंट आप डेबिट करोगे, क्योंकि आप इनकम को घटा रहे हो। जनरली हमारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब हम डेबिट करें, इसका मतलब हम इनकम को घटाना चाहते हैं, तो इनकम डेबिट की, और अनअर्न्ड इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी में हमको शो करना है। उतना ही पार्ट जो आपका अनअर्न्ड है, उतना ही शो करोगे बैलेंस शीट। अब इसको देखो, सीखो कैसे शो करोगे। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। जो आपने किसी को प्रीमिसेस रेंट पर दी हुई है, उसने आपको रेंट एडवांस पे कर दिया। अभी उसने सर्विसेज ली नहीं है, उसका रेंट ड्यू नहीं हुआ, लेकिन उसने एडवांस पेमेंट कर दी। तो जो रेंट का आपका आ रहा है ट्रायल बैलेंस में 2600 रुपए, उसमें से आप अनअर्न्ड रेंट माइनस कर दो 200 रुपए। ये 2600 रुपए टोटल पेमेंट आपको जो पूरे साल मिली वो है। इसमें से हमें पता चला कि ये तो अगले साल का है, तो हमने इसको माइनस करना है। 200 रुपए यहाँ से माइनस करोगे। इसी तरह से इसको बैलेंस शीट में शो करोगे, लाइबिलिटी साइड पर अनअर्न्ड रेंट 200 रुपए। ये भी क्लियर हो गई। जो आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है वो खत्म होती जा रही होगी, डाउट्स खत्म होते जा रहे होंगे। अब देखो बेड डेट्स, बेड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको ध्यान से समझना। बेड डेट्स क्या है? बेड डेट्स वो डेटर्स जिनसे हमको पेमेंट नहीं मिली, वो डेटर्स जिन्हें हमने सामान उधार में बेचा, वो हमारे डेटर्स हुए। तो डेटर्स से जब आपको जो पेमेंट मिलनी थी वो पेमेंट नहीं मिलती, वो पेमेंट डूब जाती है, तो हमारे लिए वो क्या है? नुकसान है। हमने जिससे सेल की, हमने जिसको सामान बेचा, उसकी पेमेंट हमको नहीं मिली, तो वो हमारे लिए क्या है? नुकसान है, खर्चा है एक तरह से, तो उस खर्चे को हम डालेंगे। अगर डेटर से पेमेंट नहीं मिली तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बैड डेट्स। ये डेटर बुरा है, इससे हमको पेमेंट नहीं मिली, इसलिए हमने इसका नाम रखा बैड डेट्स। अब इसको शो कैसे करोगे? खर्चा है, नुकसान है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, डेबिट साइड पे दिखाओगे। और इसको आप कहाँ दिखाओगे? दूसरा इम्पैक्ट, ये आपके डेटर्स में से कम हो गए। ये डेटर्स जो आपको पेमेंट करने वाले थे, पेमेंट नहीं कर रहे, तो डेटर्स अब आपके कम हो गए, रिड्यूस हो गए, तो डेटर्स में से ही आप इसको माइनस करोगे। बैलेंस शीट में डेटर्स में से इसको माइनस करके दिखाओगे एज अ बैड डेट्स। एंट्री क्या बनेगी? बेड डेट खर्चा है और हमारी एसेट डेटर्स को इसने कम कर दिया, इसलिए हम डेटर्स को क्रेडिट कर रहे हैं। कैसे शो करोगे? देखो यहाँ पर देखो, जो साल के ड्यूरिंग द ईयर हमको जो पता चलते गए, हमारे इतने पैसे डूब गए, इतने पैसे डूब गए, वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमारे ट्रायल बैलेंस में भी आ गए 125 रुपए। लेकिन जब हमने साल के एंड में बुक्स क्लोज की, तो हमें एक और पता चला कि ये वो डेटर है जिससे हमको पेमेंट नहीं मिली। 100 रुपए के बैड डेट्स हो गए, 100 रुपए के डेटर और डूब गए। तो ये खर्चा भी हमारा इसी साल का है, तो इसी साल डालेंगे। तो ये आप इसको कैसे बुक करोगे? जो आपके पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ टू बैड डेट्स 125, इनर कॉलम में लिखोगे और ऐड करो फर्दर बैड डेट्स 100 रुपए। ये वो खर्चा है, ये वो बैड डेट्स हैं जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए। 125 आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, तो अब टोटल बैड डेट्स हो गए आपके 225। अभी हम इसको आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अभी इसमें कहानी बाकी है, अभी इसमें एडजस्टमेंट्स बाकी है। तो अच्छे से समझने के लिए बने रहना।
अभी इसको समझो फर्दर बैड डेट्स को, और कहाँ शो करना है आपको, ये आपके जो डेटर्स हैं, इसने आपके डेटर्स को 100 रुपए से और घटा दिया। आपके डेटर्स ट्रायल बैलेंस में 3800 के आ रहे हैं, लेस करो बैड डेट्स जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए, जो एडजस्टमेंट में आ रहे हैं, सिर्फ उतना ही माइनस करोगे। जो गलती करते हो वो गलती ये करते हो, जो टोटल बैड डेट्स हो जाते हैं आपके 125 ट्रायल बैलेंस में, और सॉरी आपने यहाँ पर वो 225 माइनस कर दिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। जो एडजस्टमेंट में दिया है सिर्फ उतना ही माइनस करो। तो अब आपके डेटर्स रह गए हैं 3700 रुपए के। अब नेक्स्ट आता है कि अभी तक हमने बेड डेट्स की जो बात की, वो तो एक्चुअल में हमें पता चल गया कि हमारे ये पैसे डूब गए। इसी तरह से हम मान के चल लेते हैं कि हमारे इतने डेटर्स हैं कि इतने पैसे और डूब सकते हैं। हम एक रिजर्व बना लेते हैं, हम एक आइडिया ले लेते हैं कि अगर मेरे को 10,000 रुपए मिलने हैं, इस डेटर से मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, तो हो सकता है ये 5% पेमेंट ना करे। मतलब कि 10,000 में से 9500 रुपए की पेमेंट मिलेगी। तो हम जब ऐसा सोचते हैं ना, हम ऑलरेडी एक ऐसा आइडिया लेना चाहते हैं कि मेरे को जो पक्के-पक्के मिलने पैसे हैं ना, हम बस वही लेके चलें। जो मुझे लगता है कि डूब जाएँगे, उनको हम पहले ही खर्चे में डाल देते हैं। हम उनके लिए पहले ही प्रिपेयर होना चाहते हैं कि ये खर्चा हमारा होगा, ये पैसे हमें डूबेंगे, ताकि हमें दुःख ना हो बाद में कि हमने इतने पैसे, इतनी अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट डाली, बैलेंस शीट में इतने सारे डेटर्स दिखाए, लेकिन पेमेंट हमें कितनी मिली? इतनी कम मिली। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए, उसी सब दुख और तकलीफ से बचने के लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब वो क्या है, उसको कहाँ शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरह से आप खर्चा डाल रहे हो ना, आप मान के चल रहे हो कि ये पैसा तो मेरा डूब जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे खर्चा डालोगे। दूसरा, हम इसको कहाँ शो करेंगे? हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि हमारा ये पैसा डूब जाएगा, तो हमारे डेटर्स ही कम हो रहे हैं, तो डेटर्स में से ही माइनस करके दिखाओगे बैलेंस शीट में। अब एंट्री क्या बनेगी? खर्चा है, खर्चा डाल रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से माइनस करोगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कैसे शो करना है? देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी है कि आपको 100 रुपए के तो बैड डेट्स हुए, और आपको फर्दर एक प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स का 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब वो 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स का प्रोविजन क्या बनेगा? आपके यहाँ ट्रायल बैलेंस में 3800 रुपए के आ रहे हैं डेटर्स। क्या 3800 पे बनाना है प्रोविजन? प्रोविजन का मतलब है रिजर्व। आप मान के चलो कितने पैसे डूब गए हैं, तो 3800 पे नहीं, अब आपके कितने डेटर्स रह गए? 100 रुपए तो आपके फिर से डूब गए ना। आपको अब पता चला 100 रुपए नहीं मिलेंगे, तो अब आपके फाइनली डेटर्स कितने बचे थे? 3700। 3700 में भी आप मान के चलते हो कि मान लेते हैं इतने पैसे डूब जाएंगे। वो कितने हैं? 5% ऑफ 3700 रुपए कितना बनेगा? वो बनेगा 185 रुपए। तो ये आपका नया प्रोविजन बन गया 185 रुपए, जो कि आप खर्चा डालोगे बैड डेट्स का। आप बुक करोगे बुक्स में कि ये बैड डेट्स होने वाले, मेरे पैसे डूब जाएंगे। अब जैसे हमने ये प्रोविजन बनाया, हमने पिछले साल भी ऐसा ही प्रोविजन बनाया था। हमने माना था, हम मान चुके थे कि हमें बैड डेट्स होंगे, और उसी तरीके से हमने पिछले साल भी एक प्रोविजन बनाया, वो था 200 रुपए का। और उससे हमने क्या कहा? ओल्ड प्रोविजन। जो पिछले साल बनाया, जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, वो है आपका ओल्ड प्रोविजन, जो पिछले साल आपने बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया। ये प्रोविजन आपने बनाया था कि मेरे पैसे इतने डूब जाएंगे, डूब सकते हैं। अभी डूबे नहीं थे एक्चुअली, ये आपने ऑलरेडी खर्चा डाल दिया था मान के कि इतने डूब जाएंगे। लेकिन जब अगले साल धीरे धीरे उनसे पेमेंट आई, तब आपको पता चला कितनी पेमेंट आई, कितनी नहीं आई। 200 का नुकसान जो आपने माना था, वो 200 से कम हुआ या ज्यादा हुआ? तो इस साल देखो, जो 200 का खर्चा आपने माना था, उसकी जगह आपको खर्चा कितना हो गया, नुकसान कितना हो गया? 225 रुपए। कई बार हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक एस्टिमेट लगाते हैं ना कि ये चीज मेरी 2000 में आ जाएगी, लेकिन जब जाते हो शॉप पे, तो वो चीज 2000 की जगह 2500 की पड़ती है, तो 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ता है ना। 2000 तो आपने जमा किए हुए हैं, लेकिन 2000 जो आपने जमा किए हैं वो तो आपने एडजस्ट कर दिए, लेकिन जो 500 रुपए अब आपको एक्स्ट्रा देने हैं, वो आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। उसी तरह से ये 200 रुपए वो पॉकेट मनी है जो आपने जोड़ी थी, उतनी तो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। बाकी एक्स्ट्रा खर्चा जो आपको देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा खर्चा इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका डलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने बैड डेट्स हुए इस साल, उन सबका टोटल क्या, नया प्रोविजन क्या, और जो पुराना प्रोविजन था, जो पिछले साल का था,
पुरानी बातें भूल जाओ, माइनस कर दो 200 और नया अब खर्चा 210 रुपए का डल जाएगा आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैलेंस शीट सॉरी, तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? बेड डेट्स एड फर्दर बेड डेट्स माइन एड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो 210 रुपए इस तरह से आप शो करोगे और आपको अब समझ भी आ गया कि 200 रुपए हमें माइनस क्यों करने, क्योंकि ये खर्चा 200 का हम पिछले साल डाल चुके हैं और जिसके अगेंस्ट हमारा खर्चा इस साल 225 का हुआ है। तो 225 के अगेंस्ट ये खर्चा हम पहले डाल चुके हैं, एडजस्ट कर देंगे 25 रुपए और एक्स्ट्रा वाला खर्चा प्लस 125, तो दोनों का टोटल 210 आता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो समझना जरूरी है, रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। अगर कोई चीज आपने समझ ली तो कभी भूलोगे नहीं और क्वेश्चन में चाहे कितना भी टिपिकल ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए आप झट से सॉल्व कर दोगे। तो समझो, कोई भी चीज है उसको समझो, मन से समझो। ये एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में अब आपको क्या दिखाना है? बैलेंस शीट में हमने फर्दर बैड डेट 100 रुपए तो दिखा दिए, लेकिन अब जो नया प्रोविजन जो हम मान रहे हैं कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, नया वाला प्रोविजन 185 ही माइनस करोगे। अब आपके अच्छे वाले बैड डेट्स आउटर कॉलम में दिखा दो। अब इसमें एक जो नया ट्विस्ट आ सकता है वो ये आ सकता है कि मान लेते हैं कि आपने जो पिछले साल प्रोविजन किया, आपने माना कि मेरे इतने पैसे डूब जाएंगे, मान लेते हैं हमने माना कि हमारे 1000 रुपए डूब जाएंगे। तो एक्चुअल में लेकिन आपके डेटर्स इतने अच्छे निकले कि आपके पैसे 1000 रुपए नहीं, सिर्फ 200 रुपए ही डूबे। तो 800 रुपए का जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया वो तो रॉन्ग हो गया ना। वो 800 रुपए का खर्चा आपका बच गया, आपका वो नुकसान बच गया, तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है। तो अगर आपका ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है सभी बेड डेट्स और न्यू प्रोविजन से, तो जब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो जाए, इन सभी से उल्टी कहानी हो जाए, तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करोगे। तो यहाँ पर लेकिन आपको करना क्या है? चाहे ही आपका ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो गया, फिर भी आपको बैलेंस शीट में नया प्रोविजन तो माइनस करना ही करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, अब आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है। ये क्या है? जो हमारे डेटर्स होते हैं उनसे हमें जब पेमेंट मिलती है तो हम उनको डिस्काउंट भी देते हैं। तो हम ये मान के चल लेते हैं, जिन डेटर्स को हमने ये कहा हुआ है कि अगर तुम इतने दिन में पेमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, तो हम ये लेके चलते हैं, इसी तरह से एक प्रोविजन बना लेते हैं, रिजर्व बना लेते हैं कि इतने डेटर्स से हमें पेमेंट जल्दी मिल सकती है। 10,000 में से 4,000 की पेमेंट हमें जल्दी मिल सकती है। कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो हमें जल्दी पेमेंट कर देंगे और हमने उनको डिस्काउंट के लिए कहा है तो हमें उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो वो खर्चा हम पहले ही मान के चल लेते हैं, ये डिस्काउंट हमें इस साल की सेल पर इतना देना ही होगा। इतने सेल जो हमारी हुई थी, जिनको हमने डेटर्स को पेमेंट जिन डेटर्स को हमने उधार में सेल की थी इसी साल और उनसे पेमेंट हमको मिल जाएगी और हमें डिस्काउंट देना है, तो वो इसी साल का खर्चा है, हम उसका अभी डालेंगे खर्चा कि हमें ये डिस्काउंट देना है। तो ये डिस्काउंट का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। जैसा आप मान के चलते हो पैसा डूब जाएगा, इसी तरह से वो डिस्काउंट जो आपको पेमेंट करने पर देना ही होगा, वो भी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और दूसरा इसको कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में वही डेटर्स में से माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट आप दोगे तो पैसे तो आपके कम हो गए ना। जो पैसे आपको मिलने थे वो पैसे अब उतने नहीं, कम मिलेंगे। तो हम डेटर्स में से ही माइनस करेंगे कि इतना डिस्काउंट का अमाउंट भी माइनस कर दो, बाकी बचा नेट अमाउंट ये तो पक्का है जो हमें मिल ही जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। शो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर आपको कहा गया है कि फर्दर बेड डेट्स हुए 1000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5% ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% बनाना है। कैसे कैलकुलेशन करोगे? देखो आपके बेड डेट्स है 2000, फर्दर बेड डेट्स हो गए 1000, है ना? तो आपके जो 1000 बेड डेट्स हो गए फर्दर, तो 82,000 के जो डेटर्स हैं उसमें से 1000 रुपए माइनस कर दो, तो अब अच्छे वाले डेटर्स कितने रह गए? 81,000, जिसमें से आपने और मान लिया कि मेरे पैसे इतने और डूब जाएंगे। वो कितने? 5%। तो 81,000 का 5% 4050। अच्छे, बिल्कुल अच्छे वाले डेटर्स रह गए 76,950, जिससे हमें लगता है कि पूरी पूरी पेमेंट मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी।
इसी पर ही हम इनको डिस्काउंट भी देंगे। तो वो 2% डिस्काउंट का खर्चा 1539 रुपए, डिस्काउंट का खर्चा माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वही हमें मिलेगा। तो ये 2% का खर्चा डिस्काउंट का आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे और शो करोगे यहाँ अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1539 रुपए। इसी तरह से यहाँ माइनस करोगे, डेटर्स में से माइनस करोगे। वो तो जो आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो अलग दिखाया। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उनमें से आपने प्लस माइनस नहीं किया। ये वाला खर्चा अलग दिखाया जाता है। लेकिन डेटर्स में से आप इसको बैलेंस शीट में माइनस करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट दिखाओगे कि हमें इतना पक्का पक्का पैसा मिल जाएगा। अब आती है नेक्स्ट एडजस्टमेंट जीएसटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है आपको। तो समझ लो आज इसको अच्छे से। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। परचेज करते हुए, जब हम सामान खरीदते हुए जब पेमेंट करते हैं, जीएसटी की पेमेंट करते हैं, वो कहलाती है आपकी इनपुट। इनपुट जीएसटी। अगर आपकी क्या है, वो इंट्रा स्टेट है, तो वो आपकी क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों ही लगेंगे उस पर। वो आपके लिए क्या है, वो इनपुट है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी पेमेंट के साथ। जो आप सेल करते हुए आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हो, वो आपकी लायबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना। तो जो आपकी लायबिलिटी है जीएसटी की डिपॉजिट करने वाली, उसमें से आपने जो ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, सामान जो खरीदा उसे यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, उस सामान पर जो आपने जीएसटी की पेमेंट की है उसको आप एडजस्ट करोगे। तो किस तरह से आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, अगर आपका इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है, इनपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी करोगे, तो इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आपका ज्यादा है, तो आप उसको एसेट साइड पे शो करोगे। वो आपका एसेट है जिसे आप अगले साल भी यूज करोगे कि मैंने ये पेमेंट की हुई है, ये जीएसटी की पेमेंट की हुई है जिसे मैं अगले साल यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से आपका है इनपुट एसजीएसटी। अगर आपका आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट एसजीएसटी ज्यादा है, जो खर्चा आपको देना है, जो गवर्नमेंट को देना है एसजीएसटी, उससे ज्यादा आपने पे किया हुआ है, तो वो आपके लिए एसेट है जिसे आप एसेट्स में शो करोगे बैलेंस शीट में। इसी तरह से इनपुट आईजीएसटी है, जो आप इंटर स्टेट सेल में देते हो, तो वहां पर ये आईजीएसटी आपके लिए क्या है, खर्चा है जब आप सेल करते हो। और एसेट है, एसेट है जब आप परचेज करते हो। तो परचेज करते हो इनपुट आईजीएसटी जब आपकी ज्यादा हो जाती है आउटपुट आईजीएसटी से, लायबिलिटी से, तो वो आपकी एसेट है जिसे आप एसेट्स में शो करोगे। इसी तरह से अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से, तो एक्सेस आउटपुट, जितना भी एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, वो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड पे शो करोगे। अब यहाँ पर कुछ खर्चे जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अगर उन पर भी जीएसटी लगता है, तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, उनकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो उसके खर्चे को कैसे करोगे, रेंट आपको देना है, तो वो खर्चा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है सिर्फ उसकी बात हो रही है, जो अमाउंट आपका पेबल है उसकी बात हो रही है, जितना आउटस्टैंडिंग है, तो वो खर्चा डेबिट करो। उस पर जो जितना जीएसटी का रेट दिया हुआ है, वो आप कैलकुलेट करोगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है, इंट्रा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाओगे, इंटर है तो आईजीएसटी लगेगा, और एंट्रीज बनेगी इस तरह से, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों डेबिट करोगे, और टोटल करके अब आपकी जो लायबिलिटी बनती है, खर्चा और जीएसटी मिला करके वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या जो भी खर्चा है, उसमें आप लायबिलिटी साइड पे डालोगे। अब जो ये आपने इनपुट है, जो यहाँ पर डेबिट किया, ये आपका शो किया जाएगा बैलेंस शीट में भी, इसकी एडजस्टमेंट्स करोगे। इनको मत भूल जाना, सिर्फ यही प्लस माइनस मत करना, एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको जीएसटी की भी एडजस्टमेंट करनी है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस पर आपको जीएसटी की कैलकुलेशन या एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो, जिसकी आप एंट्री बुक्स में कर चुके हो। अगर बुक्स में एंट्री हो चुके तो जीएसटी की कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट भी
हो चुकी है। तो गलती से भी उनकी कैलकुलेशन मत करने लगना जिनकी आपने एडवांस पेमेंट की हुई है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो पेमेंट आपने नहीं की, जिसकी पेमेंट आपको करनी है, सिर्फ उसके लिए आप जीएसटी की कैलकुलेशन करोगे। इसी तरह से जो आपने अर्न्ड इनकम है, एक्रूड इनकम है, जो इनकम आपको मिलनी है, उस पर जीएसटी, उस पर जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करोगे? उसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री आपकी इस तरह से होगी, जो अर्न्ड इनकम है उसको आप डेबिट करोगे, जो इनकम अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, और इस पर जो कैलकुलेशन करोगे आप जीएसटी की, जो इनकम बनती है, जो इनकम आपकी ड्यू है, उस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे, और जो जीएसटी है अब आपको आपके कस्टमर से मिलेगा। जिस तरह से आपने कोई सामान बेचा, उस पर आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, उसी तरह से यहाँ पर अगर आप कोई सर्विसेज देते हो, उसकी इनकम आपको जो मिलनी है, उस पर भी आपका वो कस्टमर जीएसटी आपको देगा, और वो जीएसटी आपकी लायबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, अगर इंट्रा है तो, और इंटर है तो आईजीएसटी लगेगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, अर्न्ड इनकम है, उस पर आपकी कैलकुलेशन होगी। टोटल इनकम प्लस जीएसटी मिला करके आप एसेट्स में शो करोगे एज अर्न्ड इनकम। इनकम में तो आपका सिर्फ इनकम वाला ही पार्ट शो होगा, जीएसटी वाला पार्ट आपको जीएसटी वाले अकाउंट में एडजस्ट करके दिखाना है, याद रखना। अब बारी आती है जीएसटी ऑन अनअर्न्ड इनकम, तब क्या होगा? ये अनअर्न्ड इनकम है, मतलब कि एडवांस पेमेंट मिल गई है आपको, आपकी सर्विसेज के लिए आपको एडवांस इनकम मिल गई। तो ये इनकम आपको मिल चुकी है, तो इस पर जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम पर जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम पर ही आपको जीएसटी की कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट करनी है। कैसे करनी है देखो, यहाँ पर कहा गया है rent receivable 2000 subject to levy of CGST and SGST at the rate of 9% each। तो आपको जो रेंट रिसीव होना है, इनकम है, आपकी अर्नड इनकम है 2000 रुपए की, जिस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगना है। तो इसकी कैलकुलेशन को देखो कैसे शो करोगे आप। यहाँ पर देखो, पहले तो आप इसको देखो, सॉरी उसको बाद में हम बस समझेंगे, पहले इसको देखो। आउटपुट और इनपुट को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आपके पास है। आउटपुट सीजीएसटी है 15,000, इनपुट सीजीएसटी 10,000, आप इसको एडजस्ट कर करके दिखाओगे। दोनों को एडजस्ट करके बैलेंस शीट में जो हिस्सा ज्यादा है, अगर आउटपुट ज्यादा है तो लाइबिलिटी साइड पर, इनपुट ज्यादा है तो एसेट साइड पर, आप एक बारी देख लेना किसका कैलकुलेशन से ज्यादा बनता है, उसी साइट पर इसको शो करोगे। इसके बाद यहाँ पर जो हम रेंट की बात कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन को समझो। जो रेंट है आपका, पहले तो रेंट दिखा दो आप, उसके बाद जो अर्नड इनकम, अर्नड रेंट आपका 2000 है, 2000 की इनकम आपको और मिलनी है। इस पर 9% सीजीएसटी 180, 9% एसजीएसटी 180, ये हमने क्रेडिट किया। तो टोटल अर्नड इनकम में 2360 दिखाओगे। यहाँ रेंट की इनकम 2000 ऐड करोगे 8000, और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी आपको एडजस्टमेंट दिखानी है, भूलना नहीं। तो अर्न रेंट आपका इनकम में आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, एसेट्स में। तो पहले यहाँ पर देखो, सीजीएसटी में ऐड करो आउटपुट सीजीएसटी 180 रुपए, और ऐड करो आउटपुट एसजीएसटी 180, जो हमने रेंट से रिलेटेड कैलकुलेट की। और इसी तरह से यहाँ पर बैलेंस शीट में आप दिखाओगे एसेट्स में अर्नड इनकम, अर्नड रेंट। अब बारी आती है एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स क्या है? वो नुकसान स्टॉक का, गुड्स क्या है? आपका स्टॉक है, जिसका नुकसान हो गया, जो आपका नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड में आपको नुकसान नहीं होता, उससे हट के नुकसान हो गया। वो कैसे हो सकता है? फायर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे आपका स्टॉक खराब हो गया, नुकसान हो गया, जल गया, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। रोज रोज तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, रोज रोज आग नहीं लग सकती, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इस केस में अगर आपका स्टॉक जल जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आप इसको कैसे शो करोगे? यहाँ पर हम इसको शो करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। खर्चा है, नुकसान है, तो डेबिट ही करोगे। और ये स्टॉक है, स्टॉक को हम कहाँ शो करते हैं? जो भी हम स्टॉक खरीदते जाते हैं, हम उसे परचेज अकाउंट में डालते हैं। तो जब स्टॉक खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो एक तरह से वो स्टॉक हमारा चला गया।
नुकसान हो गया, चला गया, तो हम अपने स्टॉक को माइनस करेंगे, तो उसके लिए परचेज को आप क्रेडिट करो। अगर इस परचेज पर, इस स्टॉक पर जीएसटी की भी लगता है, तो आपको जीएसटी की एडजस्टमेंट भी साथ की साथ शो करनी है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करोगे, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे, और इस परचेज पर जो जीएसटी का रेट लगता है वो आपको कैलकुलेशन जरूर से करनी है। इसके बाद ये लॉस बाय फायर को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। तो यहाँ पर देखो एंट्री क्या बनी, ये खर्चा आपने डाल दिया, ये तो डेबिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और क्रेडिट वाला इंपैक्ट कहाँ आया, परचेज में से आपने इसको माइनस करा, तो दोनों इंपैक्ट आए। कई बार हम ये मिस्टेक कर जाते हैं, मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि दोनों ही चीज हमारी तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है, बैलेंस शीट में तो हमने शो ही नहीं की, और जबरदस्ती बैलेंस शीट में भी हमने इसको घुसा दिया। नहीं, आपको दो इंपैक्ट दिखाने हैं, डेबिट और क्रेडिट, या तो वो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में होगा, या दोनों ही आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके अलग अलग उसमें ही आएंगे, एक ही में भी आ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, फंडा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, परचेज स्टॉक आपका कम हो गया, नुकसान हो गया, तो परचेज को ही आप क्रेडिट करोगे, माइनस करके दिखाओगे। करेक्ट है? अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यही स्टॉक हमने इंश्योरेंस कराया होता तो क्या होगा। अगर हमारा जो स्टॉक है, हमारा फायर लग करके नुकसान हो गया, और हमने लेकिन इसका इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम करेंगे। क्लेम हमें मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, कम मिलेगा, पूरा मिलेगा। उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, देखो, पहले तो हमारी एंट्री वही होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये जो खर्चा है हमने डाला, अब इस खर्चे को अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाता है, क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे कि इतना पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है। तो वो एक तरह से हमारी क्या हो गई, डेटर हो गई, कि इस नुकसान का पैसा हमें कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो लॉस बाय फायर अकाउंट एक आपने खर्चा डाला, इस खर्चे की भरपाई जितनी हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करो, जितना वो क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है डेबिट करो, बाकी का बचा हुआ नुकसान आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मतलब कि जितना नुकसान आपका क्लियर हो जाता है, जितना नुकसान आपका, आपकी भरपाई हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी मान जाती है, आपको पेमेंट मिल जाती है। मान लेते हैं 10,000 का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी 7,000 रुपए देने को तैयार है, तो 7,000 रुपए तो आप डेबिट में दिखाओगे यहाँ कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। बाकी बचा 3,000 का नुकसान, कोई बात नहीं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो और लॉस बाय फायर अकाउंट को क्लोज कर दो। तो एंट्री कहाँ आई, एंट्री सीधा सीधा ये आई, आपको इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को जो डेबिट करना है, ये आपकी एसेट हो गई, डेटर हो गया एक तरह से, जिससे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। जो नुकसान हुआ है, नुकसान आपका लॉस बाय फायर अकाउंट का, वो आपका जो बैलेंस अमाउंट है उसे आप डालोगे नुकसान में। और जो स्टॉक आपका पूरा चला गया, चाहे बेशक आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, लेकिन स्टॉक तो खत्म हो गया ना, तो परचेज स्टॉक को आप उतने से कम तो करोगे ही करोगे। बेशक आपको पेमेंट मिल गई, जैसे हम सेल करते हैं तो स्टॉक चला जाता है ना, लेकिन सेल बुक करते हैं। उसी तरह से परचेज में से अगर स्टॉक जल गया है, तो उस स्टॉक को आप माइनस करोगे। जीएसटी अगर अप्लाई होता है तो जीएसटी की एडजस्टमेंट करना मत भूलना, याद से करना। एंट्रीज उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है। एंट्रीज एडजस्ट क्या करनी है, फर्स्ट एंट्री जो परचेज का आपको माइनस करना है, वो वैल्यू पर ही आपको इनपुट कैलकुलेट करना। परचेज है तो परचेज के केस में इनपुट होगा, सेल के केस में आउटपुट होगा, याद रखना। इसको शो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमारा एक स्टॉक था 4,000 रुपए का, जो कि आग लग करके खराब हो गया। इस स्टॉक को हमने आईजीएसटी पे करके परचेज किया था, 12% आईजीएसटी लगा था, और क्लेम हमारा 3,000 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया। 4,000 का नुकसान, 3,000 रुपए कंपनी को क्लेम मिल रहा है, वापस मिल रहा है। तो सबसे पहले देखो 4,000 का जो स्टॉक था, इसकी टोटल वैल्यू आईजीएसटी लगा करके बनती कितनी है, तो कैलकुलेशन करो। यहाँ पर ये स्टॉक 4,000 का परचेज अकाउंट को आप 4,000 से माइनस करोगे, इस पर आईजीएसटी 480। एक बात याद रखना, जो आपका स्टॉक लॉस हो गया है, फायर एक्सीडेंट जो भी आपका सेल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वैसे ही नुकसान हो गया,
या कोई ड्राइंग्स में स्टॉक ले लिया है प्रोप्राइटर ने, या आपने एडवर्टाइजमेंट में बांटा, चैरिटी में बांटा, फ्री सैंपल दिए, या किसी एम्प्लॉय को आपने ऐसे ही दे दिया, उस पर जो आपने स्टॉक बेचा नहीं, वो ऐसे ही आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खराब हो गया, उस इनपुट को आप यूज नहीं कर सकते, वो वाला जीएसटी का फायदा आपको नहीं मिलेगा, वो जीएसटी का आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर जो परचेज आपने, जो स्टॉक आपका नुकसान हो गया, उससे रिलेटेड आईजीएसटी भी आपको यहाँ से हटाना होगा, उसको माइनस करना होगा। तो अब देखो, यहाँ 4,480 रुपए का स्टॉक था आपका, तो परचेज में से तो हम क्या करेंगे, 4,000 ही माइनस करेंगे, करेक्ट है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। टोटल खर्चा हमारा 4480 रुपए का था, जीएसटी मिला करके हमारे स्टॉक की वैल्यू 4480 थी, तो 4480 में से 3,000 रुपए हमें मिल रहे हैं, बाकी का खर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। पहले यहाँ पर आ जाओ, इनपुट आईजीएसटी ऑन स्टॉक, लॉस बाय फायर 480 रुपए यहाँ से माइनस करोगे इनपुट आईजीएसटी के लिए, करेक्ट। अब यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम 3,000 शो करोगे, और क्या बचा था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बाय फायर 1480 रुपए दिखाओ, करेक्ट। अब ऐसे ही अगर आपने कोई एसेट है, कोई फिक्स्ड एसेट है, उसको, उसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया, उसको बेचने में नुकसान हुआ, या वैसे ही वो खराब हो गई, जल गई, या कुछ भी है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में उस एसेट की जो वैल्यू थी, उसको आप उससे माइनस कर दोगे, जितने की एसेट थी। मान लो कोई एसेट 10,000 की थी और वो जल गई, तो वो पूरी की पूरी एसेट आपकी जल गई, खराब हो गई, नुकसान हो गया, तो लॉस ऑफ एसेट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डालोगे। और उतने से एसेट आपकी कम हो गई, तो आप एसेट में से इसको माइनस भी करोगे, करेक्ट। कैसे करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे, आपके पास नए नए एडजस्टमेंट्स आती जाएगी, आपको सीखने को और नया नया मिलता जाएगा। तो बस इतना सा ही, अगर एसेट आपकी जल जाती है, तो उसकी वैल्यू, जितना नुकसान हुआ उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, और जितने की वो एसेट थी जिसका नुकसान हुआ, जितना खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, उतनी ही वैल्यू एसेट में से माइनस भी कर दोगे। इसके बाद आता है चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, मतलब कि आपने अपने स्टॉक को एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी भी, क्या कह सकते हैं, किसी भी ऑर्फनेज में बांटा, किसी भी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कहीं पर भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी भी ओल्ड एज होम में, कहीं पर भी आपने पुअर नीडी लोगों में आपने स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चैरिटी कर दी। तो चैरिटी के केस में आपने स्टॉक जो खरीदा था, वो खरीदा था, बेचा नहीं, आपने उसको बांट दिया, ऐसे चैरिटी कर दी, तो क्या है, चैरिटी हमारे लिए खर्चा हो गया, चैरिटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और स्टॉक आप माइनस करोगे, क्योंकि अब वो स्टॉक आपने माइनस कर दिया, आपका यूज कर लिया आपने, सेल नहीं हुई, ऐसे ही आपने एक खर्चा कर दिया, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाए। जैसे कि हमने ये चैरिटी का खर्चा कैश में ना करके अपने स्टॉक को दे दिया, तो स्टॉक को दिया तो स्टॉक ही माइनस करोगे, कैश दिया होता तो कैश माइनस होता, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करते, लेकिन अगर हमने स्टॉक को यूज किया तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अगर इस पर आईजीएसटी, सीजीएसटी जो भी लगता है, आपको उसकी एडजस्टमेंट्स भी साथ के साथ करनी है, याद रखना। तो अब इसको कैसे शो करना था, चैरिटी तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, और जितना स्टॉक आपने चैरिटी में दिया है, परचेज में से माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने फ्री सैंपल्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो फ्री सैंपल्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सैंपल दे रहे हो, तो सैंपल हम कब देते हैं, जब हम अपने स्टॉक का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। तो अपने स्टॉक का एडवर्टाइजमेंट करें, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा डलेगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, स्टॉक कम हो गया, आपने बेचा नहीं, उसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और अगर इस पर जीएसटी लगता है, तो आपको उसकी कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, परचेज को परचेज में से माइनस करोगे, और इनपुट जो भी है, इनपुट अगर आपका डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट करें, इसका मतलब आपको माइनस करना है, इनपुट जीएसटी में से माइनस करना है, करेक्ट। इसी तरह से अगर प्रोप्राइटर, ओनर उस स्टॉक को अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तब भी आप क्या करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट,
स्टॉक को हमने बेचने की जगह अपना पर्सनली यूज कर लिया। यहाँ पर भी जीएसटी का ध्यान रखना है आपको, जीएसटी की भी कैलकुलेशन करनी है। तो ड्राइंग्स आपकी कहाँ आती है? ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस की जाती है। ओनर की कैपिटल आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो करते हो, लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करते हो। तो ड्राइंग्स चाहे कैश की हो, चाहे स्टॉक की हो, चाहे किसी भी सामान की हो, तो आपको इसको शो करना है, माइनस करना है। और स्टॉक निकल गया है, स्टॉक माइनस करोगे, परचेज क्रेडिट हो रहा है तो परचेज माइनस करोगे। तो दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली आप लोग रॉन्ग कर देते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार आ जाता है कि ओनर ने स्टाफ को उसके पर्सनल यूज के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, गुड्स दिए। मान लेते हैं एक एक ओनर है जिसने अपनी शॉप में से कपड़े कपड़े स्टाफ में बांटे, तो वो कहाँ पर शो करोगे? वो खर्चा कहाँ डलेगा आपका? जैसे हम ओनर निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स डालते हैं, चैरिटी में देते हैं तो चैरिटी एक्सपेंस हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। लेकिन अगर आपने स्टाफ को दिया तो ये खर्चा कौन सा डलेगा? ये खर्चा हो जाएगा आपका सैलरी। जब आप स्टाफ को अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो आपका खर्चा सैलरी में डलेगा। एज अ पार्ट ऑफ आपने एज ए सैलरी दिया। स्टाफ को जो भी खर्चा आप देते हो, जो भी चीज देते हो, वो सैलरी अकाउंट में डलेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करोगे। करेक्ट? अब देखो इसको क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि हमने 2500 रुपए का स्टॉक प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स कर ली, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, और 1500 के गुड्स हमने फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। ये जो स्टॉक था इस पर जीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% के हिसाब से लगेगा। तो क्या वैल्यू रहेगी स्टॉक की? देखो यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट रहेगी। जो स्टॉक हमने ड्राइंग्स के लिए यूज किया 2500 रुपए, वो माइनस करो। जो एडवर्टाइजमेंट के लिए किया 1500 रुपए, वो माइनस करो। लेकिन इनसे रिलेटेड जो हमने जीएसटी की पेमेंट की हुई है वो भी आपको कैलकुलेट करनी है, और इनपुट जीएसटी में से इतना इतना माइनस हो जाएगा। कहाँ? देखो यहाँ पर, ये तो आपने परचेज में से माइनस कर दिया, एक एंट्री तो यहाँ हो गई। दूसरी आपको यहाँ दिखानी है, खर्चे दिखाने हैं। एडवर्टाइजमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ड्राइंग्स आपका कैपिटल में से माइनस होगा यहाँ पर 2800 रुपए। 2800 क्यों? क्योंकि जो स्टॉक उसने यूज किया है वो 2500 का तो है, लेकिन जीएसटी मिला करके उसकी कॉस्ट बन जाती है 2800 रुपए। तो ड्राइंग्स हमारी एक्चुअल में कितनी होगी? 2800 रुपए। बेशक 2500 का स्टॉक है, लेकिन हमें टोटल कॉस्ट जो हमने इस पर जीएसटी पे की हुई है, जिसका बेनिफिट अब हमें नहीं मिलेगा, तो वो भी तो हमारा एक तरह से खर्चा है, तो वो हमारी ड्राइंग्स में ही डलेगा। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट में भी टोटल डालोगे, जीएसटी प्लस परचेज कॉस्ट जो थी उसकी टोटल डलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी हमने यहाँ पर देखो, इनपुट सीजीएसटी आपका 8000 है ट्रायल बैलेंस में। इसमें से लॉस बाय फायर वाला जो था हमारा वो माइनस किया, ड्राइंग्स वाला था वो माइनस करोगे, एडवर्टाइजमेंट वाला माइनस करोगे, नेट जो बचा उसमें से आउटपुट सीजीएसटी जो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में उसको माइनस करो। उसके बाद अगर आपका इनपुट सीजीएसटी बच जाता है उसको आप बैलेंस शीट में एज एसेट शो करोगे। तो इस तरह से आपको वर्किंग नोट्स भी बनाने, इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, करते जाओगे, तो आपका क्वेश्चन एक ही बार में करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? जब आप लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है। अब उस इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? वो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर वो इंटरेस्ट इस साल का बनता है और आपने अभी उसको पार्टली पे नहीं किया, कुछ हिस्सा पे नहीं किया, कुछ ड्यू है वो इंटरेस्ट, तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी है जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। कई बार आपके पास क्या आ जाता है, ट्रायल बैलेंस में ही लोन अकाउंट लिखा है और लोन अकाउंट के साथ ही परसेंटेज लिखी है, 10% लोन अकाउंट, 10% बैंक लोन अकाउंट, इस तरह से दिखा है। तो आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना है। इसका मतलब है वो इम्प्लाइड है कि आपको इस पर इंटरेस्ट देना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जरूरी नहीं है जो नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखी है वही है, कुछ चीजें आपको
अकाउंट्स के साथ भी लिखी हुई हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी यूज करनी है। जैसे कि लोन अकाउंट, अगर लोन अकाउंट 10% लिखा है तो आपको टोटल पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर देखना है ट्रायल बैलेंस में कितनी अमाउंट आ रही है, तो टोटल जो बनती है क्या उतनी है, उतनी नहीं है, कम है, तो इसका मतलब बाकी बची हुई आउटस्टैंडिंग है जिसे आपको बैलेंस शीट में डालनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा भी डालना है। कैसे, देखो यहाँ पर कहा गया है कि बैंक लोन हैज बीन टेकन एज 12% पर एनम इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बैंक लोन हमारा कितना है, चेक करो जल्दी से। लोन फ्रॉम बैंक 5,000 है। 5,000 पर 12% का इंटरेस्ट कितना बनता है आपका, 600 रुपए। 600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। हमने क्या बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस में कुछ दिखाया है, इंटरेस्ट का खर्चा दिखाया है? हाँ, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 450 रुपए, मतलब कि 450 का खर्चा हम डाल चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट का खर्चा आपका 600 रुपए बनता है, तो ये 600 रुपए डलना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का खर्चा हम शो करेंगे। तो ये इंटरेस्ट का खर्चा आप यहाँ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऐड करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150 रुपए, आउटर कॉलम में 600 रुपए, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में यहाँ पर लोन फ्रॉम बैंक 5,000, इसी में ही आप ऐड करोगे जो बैंक लोन है, जो भी लोन होता है उससे रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो उसी लाइबिलिटी में ही ऐड करके आप शो करते हो 5,150 रुपए आउटर कॉलम में। तो याद रखना, लोन का अगर इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है तो उसी के साथ ही ऐड करके बैलेंस शीट में उसको शो करोगे, अलग से मत शो करना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। करेक्ट है, प्रेजेंटेशन यही है, इसी तरह से शो करना है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से ओनर ने जो कैपिटल लगाई है, कैपिटल क्या है, जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, उस पर जो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। और ये इंटरेस्ट किसको मिलने वाला है, ओनर को मिलने वाला है। ओनर के लिए तो ये इनकम है, तो उसकी कैपिटल में आप ऐड करोगे। करेक्ट, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर कहा गया है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। तो कैपिटल कितनी है, कैपिटल है इसकी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख पर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, आपका बनेगा 9,000 रुपए। तो 9,000 का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, और बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में आप इस तरह से ऐड करके दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 रुपए। करेक्ट। इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिस तरह से हमने कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट दिया, उसी तरह से जो वो पैसा विड्रॉ करता है, जो ओनर पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो फर्म जो बिजनेस है वो भी उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ करने पर उससे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो बिजनेस के लिए, हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। आपकी फर्म के लिए वो इनकम हो गई, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड पर आप इसको इनकम शो करोगे, और लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में जहां कैपिटल दिखाते हो, कैपिटल में से आप ड्राइंग्स माइनस करते हो, ड्राइंग्स के साथ ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस करोगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी ड्राइंग्स का ही पार्ट है। एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। करेक्ट। तो ये जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है, ड्राइंग्स में ही एडिशन है, जिसे आप शो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए इनकम है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओ, और बैलेंस शीट में यहाँ कैपिटल में से माइनस करोगे। जैसे ड्राइंग्स माइनस कर रहे हो, तो ड्राइंग्स में ही ऐड करो 500 रुपए। टोटल ड्राइंग्स होगी 12,500। अब माइनस करने के बाद आप इसको यहाँ पर शो करोगे। इनकम टैक्स भी ओनर का ही खर्चा है, ओनर की एक तरह से पर्सनल खर्चा है, उसकी ड्राइंग्स है। अब बारी आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा जो हमने एक बार में कर दिया। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपने एक बार में 50,000 का कर दिया, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में मिलने वाला है। तो क्या हम एक ही बार में इस खर्चे को डाल दें 50,000? आज हमने कर दिया, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट तो धीरे धीरे होगा, और आपकी सेल धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो उस खर्चे को, जिसका बेनिफिट आपको आगे तक मिलने वाला है, उस खर्चे को हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके ही हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो जब पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर आप डालते हो और पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर आपका रह जाता है, जो आपने एक्स्ट्रा किया है, वो आपका एसेट है। किस तरह से शो करोगे, देखो
आपका जो खर्चा आपको डालना है वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। जैसे मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, तो वो आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, और बाकी का खर्चा बचा हुआ जिसे आपको आने वाले सालों में डालना है, वो आपका बैलेंस शीट में शो होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पर कहा गया है राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। जो हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया हुआ है उसका 1/4 खर्चा आपको बुक करना है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस में, ये आपको पूरा का पूरा खर्चा नहीं डालना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब भी इस तरह की स्टेटमेंट दी है उसको ध्यान से रीड करो, तो 3500 का 1/4 निकालो और 1/4 खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। तो 3500 का 1/4 एक चौथाई 875 बनेगा, ये खर्चा इस साल का है। बाकी जो बच गया 3500 में से, वो हमारी एसेट है जिसे हम अगले साल धीरे धीरे आने वाले सालों में डालते जाएंगे। तो 2625 रुपए आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आप एसेट साइड पर शो करोगे। ये वो खर्चा है जो एक्स्ट्रा आपने पेमेंट कर दी, एक तरह से एडवांस खर्चा कर दिया आने वाले सालों के लिए। करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से रीड करनी है। अगर इस तरह का कोई खर्चे का नाम है, इस तरह का कोई खर्चा है, तो आपको पूरा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना, उतना ही डालना है जितना यहाँ पे कहा है। तो यही आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो है मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट पर जो उसका दिया जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक भी आप लोग करते हो। ये मैनेजर का कमीशन है, वो जो मैनेजर है वो कहता है कि मुझे आपके प्रॉफिट पे कमीशन मिलना है, मुझे आपके प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, तो वो आपके लिए एक खर्चा है। खर्चा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। दूसरा, इस मैनेजर को अभी हमने ये कमीशन दिया नहीं है, क्योंकि हम साल के एंड में जब प्रॉफिट होएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तभी तो उसका कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब उसी साल तो हमने पेमेंट नहीं की। हम प्रॉफिट कब तक का कैलकुलेट करते हैं, 31 मार्च, और 31 मार्च को ही हमारा साल खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब मैनेजर को कमीशन हमने अभी पे नहीं किया, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग कमीशन है। वो अभी आपकी लायबिलिटी है जिसको आपने पे नहीं किया, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो खर्चा डालोगे और लायबिलिटी में भी शो करोगे। मेन बात आती है इसको कैलकुलेट करने की, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है कि उस प्रॉफिट पर कैलकुलेट करो जो कमीशन का खर्चा डालने से पहले, या उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो जिसमें से कमीशन का खर्चा घटा चुके हैं। अब कैसे कैलकुलेशन करें, जब कमीशन का अमाउंट ही नहीं पता, खर्चा ही नहीं पता, तो उसको माइनस कैसे करें और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करें। तो फॉर्मूला समझ लो, ये तो सीधा सीधा है कि प्रॉफिट जो आ रहा है उसका परसेंटेज आपको निकालना है, कमीशन निकल आएगा। बिफोर वाले केस में तो बहुत इजी है। बिफोर वाले में जहां कमीशन का खर्चा घटाए बिना जो प्रॉफिट है उस पर आपको कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट का रेट ऑफ कमीशन आपको निकाल देना है, उस रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर देना है, कमीशन आ जाएगा। लेकिन जहां आफ्टर लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो कमीशन घटाने के बाद वाला प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 कर देंगे। मतलब कि इस प्रॉफिट को हम मान के चलेंगे कि ये आपका कमीशन प्लस आपका प्रॉफिट है, कमीशन प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज है, उतना गुना है, इतना गुना है उतना आपका। फिर ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। समझो इसको क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करोगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बना लिया, एंड में अब आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ रहा है 1,46,300 रुपए। अब मैं आपको आफ्टर वाली पोजीशन बता रही हूँ, बिफोर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा आप 10% अगर दिया है तो इसकी 10% को आप कैलकुलेट कर दोगे। लेकिन जहाँ आफ्टर की बारी आती है उसमें आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट 100 रुपए है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन देने के बाद हमारा प्रॉफिट बचता है 100 रुपए, हम ये मान के चल लेते हैं। और हमारे को कमीशन 10% देना है, तो इस पर 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 10 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया, 110 रुपए हो गया ना। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 100 रुपए है कमीशन का खर्चा घटाने के बाद, और इस पर कमीशन अब आपको कैलकुलेट करना है, तो वो 10 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट आपका हो गया बिफोर कमीशन 110 रुपए।
जो कि हमारे पास अमाउंट है 1,46,300 रुपए। मतलब कि 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है। अगर हमारा प्रॉफिट 1,46,300 रुपए होता है बिफोर कमीशन, तो अब आपका क्या होगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा? ये आपका 110 के बराबर है, तो इसको 110 से डिवाइड करोगे ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो कि आपका आ गया 1,33,000। अब इसका 10% आपको कमीशन देना है, तो वो आ जाएगा 13,300 रुपए। तो अब आपको समझ में आया क्यों हम ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो खर्चा मान के चलना है कि वो हम घटा चुके हैं, जो कि हमें पता भी नहीं। तो उसकी कैलकुलेशन, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना, ये तो पता है ना। इसी तरह से इस कैलकुलेशन को समझो कि 100 जमा 10, मतलब कि जो रेट ऑफ कमीशन है उसको प्लस कर दो और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आफ्टर वाले केस में आपको रेट ऑफ कमीशन प्लस कर देना है नीचे वाले में, बाकी ऊपर तो सेम है, प्लस कर दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। समझना चाहते हो तो समझो इस तरह से, रटना चाहते हो, रटना नहीं, कुछ चीजें हमें इजी बनाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए कुछ चीजें लर्न भी करनी जरूरी है। तो ये लर्न कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। करेक्ट। अब इसको शो कैसे करोगे? कमीशन हमारा खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ दिखाओ मैनेजर्स कमीशन 13,300, और एंड में प्रॉफिट जो बचा वो आपका कैपिटल में ऐड होगा। यहाँ पर आपकी वो लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग कमीशन आपका आ जाएगा। मैनेजर्स कमीशन पेबल दिखा दो 13,300। ये आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कहा है कि हमने सामान बेच दिया, डिस्पैच भी कर दिया, भेज भी दिया, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब कि एक ऐसी सेल जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया। सीधी सी बात तो यही निकल के आई ना, कि सामान आपने बेचा, भेज भी दिया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि सेल जो आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो अगर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारी ये गलती, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या? डेटर अकाउंट डेबिट, जो डेटर जिसको हमने सेल की उसको डेबिट करेंगे, और सेल अकाउंट सेल में एडिशन कर देंगे। जो सेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है उसमें आप इसको ऐड कर दोगे। कैसे करोगे? देखो यहाँ पर लिखा गया है गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच्ड ऑन 27 मार्च बट नो एंट्री वाज पास्ड टू दिस इफेक्ट। तो सेल में आप कर दो 15,000 ऐड, और यहाँ आपके डेटर्स में कर दो 15,000 ऐड। करेक्ट है ना? सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी तरह से आपने सामान खरीदा, स्टॉक में भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझना। एक और चीज ऐड हो जाएगी, जब हम सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री तो होनी ही होनी है, पक्का है। तो एंट्री करने के लिए तो सिंपल है कि परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर हो जाएगा, परचेज ऐड। इसी तरह से सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस पर जो सामान आपने अप्रूवल बेसिस पर भेजा है, जो सामान आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजा और आपने उसको सेल रिकॉर्ड कर दिया, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप उसको सेल तब तक नहीं मानते जब तक कि वहां से कंसेंट नहीं आती। अगर साल के एंड तक उस डेटर से, उस कस्टमर से आपको कंसेंट नहीं आई, तो आप उसको सेल नहीं मानोगे। सेल वो माइनस की जाएगी, आप उसे सेल को डेबिट कर दोगे और डेटर भी आपका डेबिट डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल एक तरह से हम रिवर्स कर देंगे, जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर आपने भेजी है। तो कैसे शो करोगे? देखो, साथ में यहाँ पर जो स्टॉक आपका है वो वापस से ऐड हो जाएगा। हम जो मान के चल रहे थे स्टॉक हमने बेच दिया, वो हम सॉरी वो हम वापस से स्टॉक में ऐड कर लेंगे। कौन सी प्राइस पर? कॉस्ट पर। जो हमारी कॉस्ट है उस पर ही। हम सेल में जो प्रॉफिट मार्जिन है तभी बुक करेंगे जब हम हमारा एक्चुअल में सेल हो जाएगी। अभी तो हमारी जब सेल ही नहीं हुई तो हम वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर ही क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड करोगे। तो कैसे शो करोगे? देखो, यहाँ पर हमने गुड्स भेजे, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे भेजे 6,000 का स्टॉक, जिसकी कॉस्ट हमारी 6,000 की है, उसको हमने 7200 रुपए में भेजा। लेकिन अभी हमें इसकी कंसेंट नहीं आई है, तो हम इसको क्या क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सेल तो हम 7200 से ही माइनस करेंगे, क्योंकि सेल हमने प्रॉफिट मार्जिन के साथ रिकॉर्ड की हुई है, तो 7200 से ही माइनस करोगे। जो डेटर है, जितने पैसे उससे लेने हैं, वो भी हमने क्या किया है? हमने उससे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही तो पैसे जितने लेने हैं वही लेने रिकॉर्ड किए ना, उतना ही माइनस करोगे। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में से आप क्या माइनस करोगे?
कॉस्ट माइनस करोगे, सेल ऑन रिटर्न बेसिस 6000 का स्टॉक हम मान के चलेंगे हमारे पास ही रखा है, हम उतना वापस ऐड कर लेंगे। तो ये 21,000 हो गया। अब यहाँ सन्ड्री डेटर्स में से 7200 माइनस करोगे और स्टॉक में यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में आप 6,000 रुपए प्लस कर दोगे। तो ये थी सारी एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गई। झट-झट से हमने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्लियर कर दी। अच्छा लग रहा है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो। अगर आप और अच्छे से समझना सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डीके गोयल बुक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने डाले हुए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ आपकी हेल्प के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।